फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में और आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि आपको पता है इकाई 1 हमारी कंप्लीट, इकाई 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इकाई 1 जो है हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और हमारा सिलेबस जो है इकाई 1 का वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में उपन्यास दिए थे याद करने के लिए। तो आई होप आप सभी ने प्रिपेयर कर लिए होंगे, क्योंकि इसके बाद जो क्लास होगी वो उपन्यास के ऊपर ही होगी। ठीक है, तो जिसने नहीं किया है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दे। अभी भी टाइम है, 2-3 दिन इसमें और लगेंगे और हमारा ये जो इकाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारा भाग कौन सा चल रहा है बताइए? आज हमारा 19वां भाग चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। ठीक है, तो आज हम हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। पूरा टॉपिक अगर हम देखें कि क्या है, तो पूरा टॉपिक ये है कि हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसके अंदर बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, ये सारे के सारे आज हमने पॉइंट यहाँ पर क्लियर करने हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है जो हमारा यूजीसी नेट में है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों के सामने व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है। तो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जितनी भी यूजीसी की अपडेट्स हैं वो मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि मार्च में फॉर्म निकल जाते हैं, लेकिन इस बार डिले हो गया है और एनटीए वालों से भी बात हुई थी और उन्होंने यही कहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा और लेकिन कभी भी आ सकते हैं। सो आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर ले ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसकी एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाकर फिलर फॉर्म सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां पर आपको इस पेपर के सारे फ्री नोट्स दिए गए हैं। लाइव क्लासेस जो कि हमारी रोज़ रेगुलर लाइव क्लास होती है वो चल रही है, उसे अटेंड कर सकते हैं। 5000 MCQ एंड प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स है वो भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो दोस्तों 100% ऑफ है, तो ध्यान रखें और अच्छी तरीके से स्टडी करना शुरू कर दें। अब क्विज, जहां तक हम बात करते हैं क्विज की, तो आपको पता है कि हमारे क्विज जो थे वो कल से और मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट में 100 से भी प्लस, मतलब 100+ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था और अटेम्प्ट किए थे। ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए थे ये तो जो है मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल जिन्होंने भी अपनी आईडी करके उसको अपलोड किया था वो 100 से भी 100+ थे। सो आप लोग लगा सकते हैं कि कितने सारे बच्चों ने किया था और मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। और इसी से आपका ही बेनिफिट है क्योंकि आपको क्विज में बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। रेगुलर क्विज होंगे, आपको रेगुलर जो है क्वेश्चन देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और कितने बजे क्विज आएंगे हमारे सेकंड पेपर के, तो मैं हमेशा बार बार बता चुकी हूँ 5 बजे। 5 बजे मैं क्विज जो है वो अपलोड कर दूंगी वेबसाइट पे। आपका काम है वेबसाइट पे जाना, क्वेश्चंस के आंसर टिक करना और नेगेटिव मार्किंग भी है। सो बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और जिसने जल्दी से, मतलब कम टाइम में, कम सेकंड्स में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा उसका नाम अनाउंस मैं अपनी क्लास में करूंगी। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाइए। जीके की क्लास आप लोगों के लिए बता दूं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको बता दूं, आपको जीके की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है। सो जीके के जो भी क्विज होंगे आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ आपको फर्स्ट क्लास है उसके भी क्लास के जो क्विज होंगे वो अटेम्प्ट करने हैं। एंड एज वेल एज आपको मेरी क्लास जो हिंदी की होती है उसके भी आपने क्विज अटेम्प्ट करने। तो ये 3 क्लास पक्का आपको करने ही है। चलिए अब बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस का बता दूं कि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस जो हिंदी भाषा और उसका विकास है इकाई 1 में, वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है
हिंदी भाषा का प्रयोग के विविध रूप, जिसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की चर्चा आज हम करेंगे अपनी क्लास में। और अगली क्लास हमारी होगी संचार माध्यम और हिंदी की, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो काफी कम क्लासेस अब इसमें रह गई है हमारी, वो हो जाएगी। तो ये है, और इकाई 1 भाग 19वां चल रहा है। अब बिल्कुल सभी स्टूडेंट सीरियस हो जाएंगे, ओके। और जहां मैं बोलूंगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने, तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे वहां पर, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी के सभी एक्टिव हैं, ओके। तो कोई भी बिल्कुल भी अब यहाँ पर वो नहीं दिखेगा, सभी के सभी एक्टिव नजर आने चाहिए। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, जिन्होंने जो चैनल में न्यू आए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितनी भी अपकमिंग क्लासेस होगी वो देखने को मिलेगी। रोज रेगुलर 12 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, तो आप लोगों को अटेंड करनी है, ओके। और जिन स्टूडेंट को ऐसा है कि मैम लाइव नहीं आ रहे हो, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में लाइव आ जाऊंगी मैं। अब थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि अभी थोड़ा क्विज का प्रेशर चल रहा है, तो क्विज जैसे ही थोड़ा सा आप लोग सेट हो जाओगे क्विज में, तो हम जल्दी से लाइव आ जाऊंगी, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, ठीक है। इसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, इसमें हमने बोली के बारे में पढ़ना है, मानक भाषा क्या होती है उसके बारे में जानना है, राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा की अगर मैं बात करूं तो राजभाषा की क्लास पहले हो चुकी है, पर यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा राजभाषा के बारे में करेंगे। और राष्ट्रभाषा क्या है उसके बारे में जानेंगे, और संपर्क भाषा क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक टॉपिक करते हुए हम इस पूरे पार्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या बोला उसने कि हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। जो हिंदी भाषा है उसका जो प्रयोग किया जा रहा है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, विविध रूप है उसके, अलग अलग रूप है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब क्या है, अगर हम आज प्रेजेंट लाइफ की बात करें तो इसमें क्या है कि इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है ना। मगर अगर देखा जाए ग्लोबलाइजेशन के नजरिए से, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, उसके नजरिए से देखें तो कहीं पर भी जाना है, अगर किसी को हिंदी नहीं आती है या उसे अदर कंट्री में जाना है, कहीं जाना है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट कि उसे वो आता हो, ताकि उसकी जो भाषा है वो दूसरों को भी समझ में आ सके। तो इसी तरीके से हिंदी भाषा का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर मैं बोली की बात करूं तो उसमें अलग तरीके से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो बोलियां मैंने आप लोगों को करवाई थी ना, तो वो सारा का सारा बोलियां जो है अलग अलग जगहों पर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पहले भाषा, क्योंकि भाषा में आ जाती है व्याकरण, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो भाषा के बाद क्या आ जाता है, अगर भाषा की बात करें भाषा आता है, फिर भाषा के बाद किसकी बात आ जाती है, भाषा के बाद आ जाती है उपभाषा। क्या आ जाता है, उपभाषा आ जाती है। आप लोगों को जब बोलियां करवाई थी तो मैंने आप लोगों को भी समझाया था कि भाषा है, फिर उपभाषा आ जाती है, और उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है बोलियां। और वही बोलियां की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके की बोलियां होती हैं और उसमें हिंदी किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। वहां पर मैंने आपको ट्रिक्स भी करवाया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड नहीं की है वो क्लास अटेंड कर ले, देख ले उस क्लास को, जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो अपलोड वाली वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बोलियां आप कर सकते हो, हिंदी की बोलियां, ठीक है। चलिए, अब है बोलियां। तो पहली टॉपिक जो है वो हमारा बोलियां है। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी भाषा है, अगर उस भाषा का जो विकास की अगर मैं बात करूं तो वो किससे होगा, बोलियों से होगा। भाषा के लिए जरूरी है कि उपभाषा हो, उपभाषाओं के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई बोली हो, क्योंकि अगर कोई बंगाल का है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसे हिंदी भाषा आती हो, क्योंकि वो बंगाल में रहता है, उनके लिए जरूरी है कि वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और जो है बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं, और अपना जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं आती है। तो अगर हर जगह पे, हर स्थान पर, हर स्टेट पर अलग अलग तरीके से बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको चार्ट में भी करवाया था, मैं आगे भी आपको चार्ट यहाँ पर पढ़ाऊंगी।
ठीक है। तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया आप लोगों को कि जिस तरीके से बंगाल की बात की कि वहां पर बंगाल है, तो उन्हें भी एक भाषा आनी चाहिए जो हमें भी आए। तो हिंदी उन्हें नहीं आती है, तो अगर हमें उनके साथ बातचीत करनी है, कुछ करनी है, तो हमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना पड़ सकता है? इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश हमें आती है तो उन्हें भी इंग्लिश आती है। तो एक भाषा जो हमारे बीच में क्या कर सकती है, करवा सकती है, संप्रेषण करवा सकती है ना। उसी तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक भाषा का जो विकास होता है, कोई भी भाषा है अगर उसका विकास होता है तो सबसे पहले उसकी बोलियों से होता है कि अगर उड़ीसा है तो वहां की कहीं और बोली होगी, कर्नाटक है वहां की कहीं और, बांग्ला है वहां की कहीं और, ठीक है, राजस्थान है तो राजस्थान की कहीं और, ठीक है, उत्तराखंड है तो वहां की कुछ और। तो हर जगह की अपनी अपनी बोलियां होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भाषा और बोलियां एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। बिल्कुल, भाषा अगर नहीं होगी, अगर भाषा नहीं होगी तो हम एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। हमारे बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी, संप्रेषण नहीं हो पाएगा, और जब संप्रेषण नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे। अब हमें इशारे करने पड़ेंगे और उनके इशारे भी समझने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या है, भाषा बहुत ज्यादा जरूरी है और बोलियां भी बहुत ज्यादा जरूरी है अलग अलग जगहों की। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं, बढ़ाते हैं। और अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा में दिन प्रतिदिन विकास होता ही चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी जाकर भाषा समाप्त हो गई है या खत्म हो गई है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी विकास अभी चल रहा है और भी विकास आगे आगे होता रहेगा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर बोली की बात करूं, राजस्थानी बोली की बात करूं, ब्रज भाषा की बात करूं, अवधी की बात करूं, किसी भी भाषा की बात करूं, तो उसमें भी अभी विकास हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है जो अभी भी चलती आ रही है, विकास की तरफ है, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि कैसे ये मानक भाषा है, क्यों है ये मानक भाषा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर दे रखा है कि हिंदी भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि में, हिंदी भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि से आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखाओं की एक शाखा है, और ब्रज भाषा, अवधी, हरियाणवी आदि इनकी क्या है, उपभाषा और बोलियां हैं। बिल्कुल वही बात घुमा फिरा कर आगे जो मैंने आपको कहा। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले क्या होती है भाषा। जैसे कि अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में क्या था, सबसे पहले हमारी भाषा थी। भाषा की बात किसकी बात आती है, भाषा के बाद आती है उपभाषाएं, कि कौन कौन सी उपभाषाएं, शोर, सैनी, अपभ्रंश, वो सारा हमने जो किया था वो सारी उपभाषाएं आ गई। फिर जब उपभाषाओं के बाद हमने उसका डिवीजन किया तो हमारे पास क्या आ जाती है, अलग अलग बोलियां आ जाती है। समझ आया। अब ये चार्ट में भी आपको इजीली देखने को मिलेगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है वो देखते हैं पहले। बोली भाषा की छोटी इकाई है। अगर हम बोली की बात करते तो ये भाषा की छोटी इकाई मानी जाती है। क्यों मानी जाती है छोटी भाषा, छोटी इकाई? क्योंकि सबसे पहले क्या आती है, भाषा आती है। भाषा के बाद आता है उपभाषा। भाषा के बाद क्या आती है, उपभाषा आती है। और उपभाषा के बाद हमारी क्या आती है, बोली आती है। और इसी बोली आती है और इसीलिए जो है बोली को सबसे छोटी इकाई समझा जाता है। समझ आ गया क्यों समझा जाता है? चलिए आगे चलते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका संबंध क्या होता है, सीमित क्षेत्र तक होता है। तो बोलियों का संबंध सीमित क्षेत्र तक होता है, ये तो आप समझ ही गए, क्योंकि वो उसका डिवीजन का भी डिवीजन कर दिया, भाषा का डिवीजन करके उपभाषा कर दिया, उपभाषा का भी आगे जाके वर्ग कर दिया और उसमें जो है बोलियां डाल दी। तो बोलियां क्या है, एक पर्टिकुलर सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि बांग्ला है, बांग्ला तक ज्यादा जो बंगाल के लोग हैं वही ज्यादा उसका प्रयोग करते हैं, तो सीमित क्षेत्र तक है। अगर मैं जो है उत्तराखंड की हूं तो मेरी एक अपनी पर्टिकुलर बोली है ना। और अगर कोई उत्तर प्रदेश का है तो उसकी अपनी अवधी भाषा है, या कोई भी भाषा है, कोई भी बोली है, तो वो पर्टिकुलर उसके सीमित क्षेत्र तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोली में व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है। बिल्कुल प्रधानता रहती है। जो भी आप भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का ज्ञान अगर दूसरे व्यक्ति को भी होता है तो व्यक्तिगत बोलचाल आपकी आराम से उसके साथ होती है, तो उसी की प्रधानता होती है, क्योंकि वो बोली जो है अब अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी सबको आती है ना। हिंदी जो है सबसे ज्यादा प्रदेशों में जो है हिंदी बोली जाती है। तो
फिर भी ऐसा है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, ठीक है, तो वहां पर दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बोली में क्या है, एक व्यक्तिगत बोलचाल की भाषा जो है उसके माध्यम में प्रधानता हो जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत वहां पर उसी बंगाल में उसी भाषा का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो वहां के बंगाली लोग हैं तो वो आपस में बंगाली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बोली में देशज और घरेलू शब्दावली का जो है बाहुल्य होता है। कैसे बाहुल्य होता है इसमें, अगर मैं बात करूं कि ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा में अगर हम थोड़े के मतलब अगर हम बोले कि थोड़े से ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं, लाइक नेक है ना, नेक मतलब थोड़ा बताने के लिए कि ये चीज थोड़ी है या थोड़ी चीज को स्पष्ट करने के लिए नेक शब्द का प्रयोग करते। तो उसी तरीके से पर्टिकुलर किसी भी भाषा के लिए कोई एक मेन शब्दावली होती है, उसी का प्रयोग किया जाता है। एक दिन मैंने आपको बताया भी था परिभाषिक शब्दावली, जब इकाई 3 कर रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था प्रभा जो है, भूल गई मैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसी किस तरीके की शब्दावली होती है, परिभाषिक शब्दावली जो है वो किस तरीके की होती है। तो उसमें मैंने आपको समझाया कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉटनी होता है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उनके अंदर पर्टिकुलर जिस लैंग्वेज में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द की नॉलेज बाहर वाले पर्सन को नहीं होगी, ठीक है। कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, उस जरूरी नहीं है कि उसको उस शब्द की नॉलेज हो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूं तो बायो में जो है जो इस तरीके से बायो में इस तरीके की जो है पेड़ों में जो है देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बायो की लैंग्वेज में देखा जाए तो टेंड्रिल कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भाई इसको टेंड्रिल कहा जाता है। तो इसी तरीके से वहां की वो मेन क्या है, एक परिभाषिक शब्दावली है जिसका प्रयोग सिर्फ वहां के स्टूडेंट ही करते हैं। बायो के साइंस के स्टूडेंट साइंस में करेंगे, ठीक है। मैथ्स की कोई शब्दावली होगी तो मैथ्स के स्टूडेंट मैथ्स में उस शब्दावली का प्रयोग करेंगे, और हम हिंदी के स्टूडेंट है तो हम हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो सिर्फ हमको पता होगा, जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं। समझ आ गया। उसी तरीके से बोली में देशज मतलब देश वाली जो जैसे ब्रज भाषा का मैंने नाम लिया तो वहां पर जैसे नेक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरीके से कोई पर्टिकुलर बोली है और उसके अंदर किसी शब्द का, किसी परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, घरेलू शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा उसमें बहुलता होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रयोग उन शब्दों का वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। तो बिल्कुल मुख्य रूप से ये बोलचाल की भाषा होती है क्योंकि ये बोली है, बोली का प्रयोग पर्टिकुलर क्षेत्र, सीमित क्षेत्र तक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसका रूप कुछ दूरी पर बदलते हुए पाया जाता है। बिल्कुल दूरी पे देखा होगा आप लोगों ने, देखो ये तो बिल्कुल नेचुरल चीज है, एक प्राकृतिक चीजें हैं। आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में रह रहे हो, आप लोग कितने सारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अब आप अपने आप को रख कर देखो, आप वहां पर रहते हो तो वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो यहाँ पर किस तरीके की लैंग्वेज बोली जा रही है, वो हमें उसका जो प्रभाव है वो देखने को आसपास के एनवायरनमेंट में मिलेगा, ठीक है। और वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि और यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा अगर हम थोड़े किलोमीटर और दूर चले जाएंगे। मान लो हम 90 किलोमीटर थोड़ा और दूर चले गए तो वहां पर थोड़ी सी बोली थोड़ी और बदल जाएगी। फिर 90 किलोमीटर और दूर चले गए तो वहां पर थोड़ी और बोली बदल जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी दूरी में ही क्या है, बदलाव जो है वो नजर आता है। लिपिबद्ध ना होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि जो लिपिबद्ध है मतलब इसको पूरी तरीके से बांधा नहीं गया है, लैंग्वेज को पूरी तरीके से बांधा नहीं गया है कि आपको सिर्फ इसी चीज का या इसी जगह पर इसका प्रयोग करना है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, या शब्दों का प्रयोग को बांधा नहीं गया है। साहित्य रचनाओं में इन चीजों का अभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज है जहां पर हम एक पर्टिकुलर भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने किसी पर्टिकुलर भाषा का प्रयोग किया तो क्या होगा कि वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी। और हमारा मेन मोटिव होता है, जब हमने किया था कि
जब हम पढ़ रहे थे कि काव्य क्या होता है, तो काव्य में हमने ये चीज पढ़ी कि हमें ऐसी लैंग्वेज लिखनी चाहिए, इतनी आसान हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बोली का प्रयोग करना चाहिए कि जो सबको समझ में आए, सबको आसानी से समझ में आए। ऐसा नहीं कि किसी को समझ आ रही है और किसी को नहीं, तो उससे हमारे बीच में संप्रेषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन मोटिव यही होता है कि संप्रेषण हो सके, चाहे कविता के द्वारा हो, चाहे सामने बोलकर हो। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम हिंदी की बोलियों की थोड़ा सा अगर हमने बात की, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में से डालकर आप लोग इसको देख भी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे है। सबसे पहले हमारी क्या है, हिंदी की बोलियों की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है हमारी भाषा। क्या आ जाती है? भाषा। अब भाषा को देखें तो भाषा हमारी व्याकरण की दृष्टि से भी भाषा को देखना पड़ जाता है कि भाई सही है कि नहीं है, मानक है कि नहीं है, अमानक तो नहीं है, या हम ये देखते हैं कि सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य है कि नहीं है, निरर्थक वाक्य है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से भी सही होनी चाहिए, तो भाषा भी सही होनी चाहिए। अब भाषा की बात करें, यहाँ पर देखो शोर से नहीं अपभ्रंश भाषा होगी, अर्धमागधी होगी और मागधी होगी, ये होगी हमारी भाषा। क्या हो गई? भाषा। अब उपभाषा की बात करते, तो यहाँ पर देखो इसको उपभाषा में बांट दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मतलब जो शोर से नहीं अपभ्रंश है इसको उपभाषा में बांटा, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद इसकी डिवीजन क्या हो गई? इसकी डिवीजन होगी बोलियों में। आकार बहुला के अंदर आ गया हमारा कोरवी, हरियाणवी और दक्किनी, और ओकार बहुला के अंदर आ गया ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजी। उसी तरीके से अगर राजस्थानी की बात करें तो यहाँ पे आ गई हमारी जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक है, पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी में आ गया कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज कौन सी है? मेरी लैंग्वेज है गढ़वाली, हमारी गढ़वाली लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि हम पहाड़ी हैं, उत्तराखंड के हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज हमारी गढ़वाली है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक आपकी लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों को पता चल गया किस तरीके से। ये होगी हमारी भाषा, ये होगी हमारी उपभाषा, और उसके बाद हमारी आगे बोलियां। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश क्या होगी? हमारी भाषा। पूर्वी हिंदी क्या होगी हमारी? पूर्वी हिंदी हमारी होगी उपभाषा, और उपभाषा को डिवाइड कर दिया अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में, तो ये हमारी क्या होगी? बोली होगी। अवधी पर्टिकुलर कहीं की बोली है, बघेली कहीं की बोली है, छत्तीसगढ़ी कहीं की बोली है, तो इस तरीके से ये डिवीजन होगी। अब आता है मागधी अपभ्रंश, तो ये होगी हमारी भाषा। बिहारी हिंदी हमारी क्या होगी? उपभाषा होगी। बिहारी हिंदी क्या है? हमारी उपभाषा है। और जब आप उसके अंदर करोगे तो कहीं पर जाकर आपको जो है भोजपुरी भाषा मिलेगी, कहीं आपको मगही भाषा मिलेगी, और कहीं आपको मैथिली भाषा देखने को मिल जाएगी। समझ आया? तो ये पूरा का पूरा चार्ट भी आप लोगों को साथ में रिवाइज करके लर्न करना है दोबारा से, क्योंकि बोलियों में इसकी जरूरत है और इससे प्रश्न जो है बनकर आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग मानक भाषा में। अब मानक भाषा किसे कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मानक भाषा किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति, किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति जो किसी समुदाय, राज्य, राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे। क्या कहा उसने? कि किसी भाषा की वे भाषा, मतलब ऐसी भाषा जो प्रयुक्त तो हो रही है पर किसी समुदाय में प्रयुक्त हो रही है, किसी राज्य में प्रयुक्त हो रही है, या किसी राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है, तो इस तरीके का दर्जा उसे मिला हो कि वो वहां पर यूज, इस्तेमाल में लाई जाए। लोक संवाद में प्रयोग हो ऐसी भाषाओं की मानकीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर मानक बना दिया जाता है। मतलब लोक संवाद में भी आना चाहिए कि लोगों को आपस में कन्वर्सेशन हो पाए, उनके बीच में संप्रेषण हो पाए, लोक संवाद की भाषा भी हो, उसको मानकीकरण करके वो मानक रूप बना देते हैं, और जिसमें उनके लिए औपचारिक व्याकरण, शब्दकोश का गठन और प्रकाशन भी किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर जगह की कोई भी भाषा है, ठीक है, तो उस भाषा को समझने के लिए बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा, या राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा के लिए शब्द तो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ब्रज भाषा के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग में लाया जा रहा है कविता में, लेकिन ब्रज भाषा का आपको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आप
नहीं हो ब्रज भाषा के, आप नहीं जानते उस लैंग्वेज को, तो आप उसे नहीं समझ पाओगे। तो आपके लिए व्याकरण की दृष्टि से भी, शब्दकोश की दृष्टि से हर एक तरीके से सहूलियत दी जाएगी। आपको जो है डिक्शनरी दे दी, शब्दकोश दे दिया, जिसमें आपको उन शब्दों का अर्थ बता दिया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो कि वहां से शब्द देखकर आप उसके अर्थ को समझ सकते हो। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने बताया अभी कि नेक शब्द, तो नेक शब्द डिक्शनरी शब्दकोश में डाल दिया जाएगा, उससे आप समझ सकते हो कि ब्रज भाषा में इसका अर्थ क्या होगा। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, मानक भाषा क्या है कि मानक भाषा में ऐसे जो है भाषा, लोक संवाद की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे गुजरकर उसको एक मानक भाषा बनाई जाती है। मतलब उसमें व्याकरण वगैरह, शब्दकोश, सब चीजों का ध्यान में रखते हुए साथ में दिए जाते हैं, ताकि पता चले कि ये क्या है, एक मानक भाषा है। अगर उन्हें नहीं अर्थ समझ आ रहा तो उन्हें झट से उसका अर्थ भी समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए अगर देखें कि मैंने भोजन कर लिया, ठीक है, तो मैंने भोजन कर लिया, तो अगर मैंने ये सेंटेंस डाला है, ये वाक्य डाला है, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है मैंने भोजन कर लिया? ये सही है, व्याकरण की दृष्टि से सही है, शब्दकोश की दृष्टि से सही है, हर एक तरीके से ये क्या है, सार्थक शब्द है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल सही शब्द है, तो इसको तो हम मान सकते हैं। आगे है मैंने खाना खा लिया है, मैंने भोजन कर लिया है, ये चीज तो सार्थक हो गई। मैंने खाना खा लिया है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि जिस शब्द का प्रयोग मैं करती हूं उसी शब्द का प्रयोग आप भी करते हैं। तो इसलिए आप और मैं, हम दोनों को इस भाषा का ज्ञान है, हम दोनों को इस भाषा का पता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी सार्थक शब्द हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गई, मानक भाषा हो गई, क्योंकि ये आपकी दृष्टि से और मेरी दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है, सही वाक्य है। मैंने भोजन खा लिया हूं, तो मैंने भोजन खा लिया हूं तो नहीं आएगा ना, तो ये क्या है, ये सार्थक नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, और मानक भाषा की दृष्टि से भी ये क्या है, गलत है, सही नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आपको समझ में ना आए, जिससे आपको अर्थ क्लियर ना हो, तो वो मानक भाषा नहीं है। अब है हमने खाना खा लिया है, तो हमने खाना खा लिए हैं, तो खाना खा लिए हैं, तो ये तो शब्द कोई बना ही नहीं, तो ये व्याकरण की दृष्टि से भी गलत है। तो दोनों नीचे वाले जो है वो गलत है, सार्थक नहीं है, निरर्थक शब्द है, और साथ ही साथ जो है मानक भाषा भी नहीं है। तो मानक भाषा क्या है, ऊपर वाली है। आगे भी हम शब्द पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम मानक भाषा ही पढ़ रहे हैं। विद्वानों के अनुसार मानक भाषा में 4 तत्वों का होना आवश्यक होता है। मतलब अब जो विद्वान हैं, विद्वानों ने क्या कहा, विद्वानों ने कहा कि 4 तत्वों का होना जरूरी है। 4 तत्व अगर किसी भी भाषा में पाए जाएंगे, मतलब हिंदी भाषा में पाए जाएंगे, मेन हिंदी भाषा की चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, किसी भी भाषा नहीं, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की बात करें कि हिंदी भाषा में अगर 4 तत्व ये पाए जाएंगे, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, मानक भाषा। अब वो 4 तत्व क्या है वो हम जानेंगे। तो हिंदी भाषा की चर्चा कर रहे हैं। पहला है ऐतिहासिकता। अगर ऐतिहासिकता है मतलब हिंदी का गौरवशाली, अगर आप हिंदी का गौरवशाली इतिहास, अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या जो इतिहास मैंने पढ़ा है वही इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, है ना? जो ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है, भूगोल मैंने पढ़ा है, वही भूगोल आपने पढ़ा होगा। जो है राजनीति मैंने पढ़ी है, वही राजनीति विज्ञान आपने भी पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से जो इतिहास आपने पढ़ा है वही इतिहास मैंने भी पढ़ा होगा। तो जब दोनों को उस इतिहास की नॉलेज है, दोनों को पता है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऐतिहासिकता कहलाएगा। तो मानक भाषा को क्या कहा जाए, उन्होंने बोला मानक भाषा वही होगी जिसमें ऐतिहासिकता होगी, मतलब हिंदी का गौरवशाली इतिहास जिसमें होगा तो सेम होगा, तो वही चीज क्या होगी, ऐतिहासिकता वहां पर होगी, और वही मानक भाषा भी होगी। दूसरा बोला उन्होंने मानकीकरण होना चाहिए। अब मानकीकरण क्या होता है, हिंदी का विकसित मानक रूप, जैसा कि मैंने बताया पीछे कि हिंदी का जो विकसित रूप है, मानक रूप है, वो चलता चला जा रहा है। अब हिंदी का विकास आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब विकास होते होते जो भी चीजें ऐड होती जा रही है, जो भी चीजें उसमें जुड़ती जा रही है, उसका मानक रूप आपको भी देखने को मिलता है। आगे जाके मैंने बहुत सारे शब्द डाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का मानक रूप की मैं बात कर रही हूँ।
मान लो कोई शब्द है, जैसे पहले हम डॉक्टर जिस तरीके से लिखते थे, है ना, जिस तरीके से हम डॉक्टर लिखते थे इस तरीके से हम डॉक्टर पहले लिखते थे, ठीक है, लेकिन उसका मानक रूप बदलकर किस तरीके का बना दिया गया, डॉक्टर इस तरीके का बना दिया गया, ठीक है। पहले इस तरीके का था, अब इस तरीके का बना दिया गया। तो जो भी मानक चेंजेस होते हैं, जो भी मानक परिवर्तन किए जाते हैं, वो परिवर्तन आपको भी पता होते हैं, ठीक है। तो हिंदी के विकसित क्या है, मानक रूप है कि अभी भी बहुत सारे परिवर्तन ऐसे जो अभी भी चल रहे हैं, लगातार परिवर्तन होते ही चले जा रहे हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में क्या, अंग्रेजी में भी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जीवंतता, ठीक है। तो जीवंतता में क्या है कि मान लो इधर मैंने लिखा नहीं, मिसिंग कर दिया, जैसे कि यहां पे हम लिख लेते फिजिक्स, ठीक है, सॉरी, यहां पे लिख लेते विज्ञान, ठीक है। तो जैसे हमने ले लिया विज्ञान, तो विज्ञान क्या है कि मान लो अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई ऐसा व्यक्ति था या कोई भी ऐसा प्रोफेसर थे, है ना, कोई भी ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने पूरी की पूरी जो स्पीच दी विज्ञान के ऊपर, उन्होंने स्पीच दी, विज्ञान का कोई भी एक टॉपिक उठा दिया, उसके ऊपर स्पीच दी, तो वो पूरी की पूरी मानक हिंदी में दी। किसमें दी, मानक हिंदी में। मानक हिंदी में मतलब क्या, मतलब वो सबको समझ में आ रही थी, वो बिल्कुल करेक्ट भी थी, सही भी थी, ऐतिहासिक तौर से भी और सभी तरीके से सही भी थी, और इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर क्या दिया, भाषण दिया। वो भाषण सबको याद है, मतलब अभी तक सबको याद है वो, तो वो चीज क्या कहलाएगी, हमारी मानक रूप कहलाएगी यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर, वो अभी तक क्या है, जीवंत है, मतलब जो उन्होंने भाषण दिया उसको चाहे उन्होंने लिख दिया कहीं पर या कहीं छाप दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो अभी भी जीवंत है। तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वही हिंदी, वही मानक हिंदी, मानक हिंदी जिसमें उन्होंने प्रयोग किया वो अभी भी जिंदा है। तो मानक हिंदी अभी भी चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि पहले मानक हिंदी का प्रयोग किया जाता था, अभी भी मानक हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि डॉक्टर शब्द जो था वो पहले किसी और तरीके से लिखा जाता था। मिट्टी शब्द देख लो, मिट्टी पहले किसी और तरीके से लिखा जाता था, है ना, म करके छोटी फिर आधा ट जो ट लिखकर ट के नीचे हलंत डाला जाता था, ठीक है। इस तरीके से मिट्टी जो है पहले के टाइम पर मिट्टी में हलंत डालकर जो नहीं, अब के टाइम पर मिट्टी पे हलंत डाल देते, लेकिन पहले के टाइम पर मिट्टी जो है आधा ट, फिर उसके नीचे ट, फिर उसके बाद जो है बड़ी की मात्रा लग जाती थी। तो मिट्टी अलग तरीके से लिखा जाता था, और भी बहुत सारे शब्द अलग अलग तरीके से लिखा जाता था, लेकिन उन शब्दों पे आज भी विकास होता जा रहा है, और विकास के साथ साथ वो आज भी जीवंत है, मतलब अभी भी चल रहा है कन्वर्सेशन, अभी भी उसमें काम चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। आगे नेक्स्ट है हमारी स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब ही होता है स्वतंत्र। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी आत्मनिर्भर है, अपने आप में आत्मनिर्भर है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दावली है, शब्दावली आ गई है, मतलब स्वतंत्र शब्दावली है, व्याकरण है, उसका अपना, हिंदी का अपना व्याकरण है। कोई शब्द नहीं समझ में आता है तो हम उसको शब्दकोश में भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर क्या है, स्वायत्तता है, वो स्वतंत्र है। तो ये 4 पॉइंट, ये 4 जो तत्व है इनका होना अनिवार्य है। अगर ये तत्व है, मतलब ऐतिहासिकता है, मानकीकरण है, जीवितता है और स्वायत्तता है, अगर ये चारों चीजें उसके अंदर है तो वो क्या होगा, मानक रूप होगा, या मानक जो है हम उसको मानक भाषा कह सकते हैं, कि वो मानक भाषा हमारी कहलाएगी। समझ आ गया। तो यहाँ पे हिंदी की ही चर्चा हमने करनी है, और भी आगे हम देखेंगे अमानक और मानक। अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा तो यहाँ पर आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं मानक हिंदी का प्रयोग करके दिखाया है कि किस तरीके से हम मानक हिंदी का प्रयोग करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम मानक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही है, ये देखो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, ये है मानक हिंदी, अमानक इसको कहते हैं अमानक, और इसे कहा है मानक। समझ आ गया। अब जैसे पहला है हमारा रूप, पहले रूप जो है, अरे यार ये रूप गलत आ गया, ये मानक रूप है, अमानक रूप और मानक रूप, ठीक है। पहला है हमारा यहाँ पे गड्ढा। तो गड्ढा किस तरीके से लिखा जाता था, ग ड और नीचे ढ, और ढ को आ की मात्रा, तो इसी तरीके से गड्ढा लिखा जाता है। अब मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, नीचे हलंत डालकर,
पहले जो है हम ख कैसे लिखते थे, र डालते थे और व डालते थे, मतलब डिस्टेंस होता था उसमें, इस तरीके से लिखते थे ख, डिस्टेंस थोड़ा सा, मतलब डिस्टेंस यहाँ पर पाया जाता था। अब कैसे लिखते हैं, अब पूरा जोड़कर हम ख लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब कितने चेंजेस हो गए। मिट्टी देखो इस तरीके से लिखा जाता था, अब मिट्टी हम इस तरीके से लिखते हैं मानक रूप में। गांधी पहले ऐसे लिखा जाता था, अब हम गांधी ऐसे लिखते हैं। विद्यालय पहले ऐसे लिखा जाता था, अब हम विद्यालय इस तरीके से लिखते हैं। डॉक्टर इस तरीके से लिखा जाता था, अब इस तरीके से लिखते हैं। श्रीमती में मात्रा छोटी की पड़ती थी, अब बड़ी की मात्रा डालने लगे हैं। स्थाई पहले ऐसे लिखते थे, अब इस तरीके से स्थाई लिखने लगे हैं। इंदु की बात करें तो इंदु पहले ऐसे लिखते थे, अब इंदु कैसे लिखते हैं, अब छोटे यहाँ पे बड़े उ की मात्रा डालते हैं, इंदु ऐसे लिखते हैं। विश्व पहले ऐसे लिखते थे, अब विश्व को इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से विश्व को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखो कितने सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये परिवर्तन होते चले जा रहे हैं और आगे भी अभी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान नहीं रहता और हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। और अभी देखो कितने सारे शब्द, आप लोग भी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये मानक रूप है। बताइए, पता है आप लोगों को ये मानक रूप है? नहीं पता, है ना। तो इसी तरीके से, इसीलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं ताकि आपको पता चले। अब आ जाता है राजभाषा। राजभाषा की चर्चा तो वैसे हमने अपनी क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पूरी की पूरी राजभाषा के ऊपर ही चर्चा की थी, क्योंकि राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न बनकर आ जाते हैं। तो जिन्होंने मेरी राजभाषा वाली क्लास नहीं देखी है, मैं लिंक जो है डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी लास्ट में, जो भी हमारी क्लास खत्म होगी उसमें ऐड कर दूंगी, तो आप लोग राजभाषा वाली क्लास भी देख लेना। जिन्होंने बोलियों वाली क्लास नहीं अटेंड की है वो बोलियों वाली क्लास भी अटेंड कर लेना, ठीक है। तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब है राजभाषा। किसी भी देश के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा किया जाता है, कहते हैं। राजभाषा क्या है कि प्रशासनिक, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हमारे काम होता है, प्रशासन में जो काम किया जाता है, वो सारे काम जो भी कार्य किए जाते हैं, ऑफिशियल जिसे वर्क हम कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑफिशियल वर्क, ठीक है। तो जो भी राजकाज का काम होता है, मतलब जो भी हमारा ऑफिशियल वर्क होता है, वो उसे वहां पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 में। तो ये तो सबको पता ही है कि हिंदी दिवस जो है उस दिन मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे जो है हम राजभाषा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग अगर 17वां भाग देखें तो उसके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा को प्रावधान दिए गए हैं। इसीलिए बोला मैंने राजभाषा वाली क्लास देख लेना, उसमें आपको प्रावधान मैंने डिटेल में करवा रखा है, तो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो 343 और 351 में राजभाषा का प्रावधान जो है वो दिया गया है। यह सरकार की भाषा होती है, बिल्कुल सरकार की भाषा होती है, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और बाकी लोग चाहे तो कर सकते हैं, पर ये ऐसे इस्तेमाल में लाई जाती है। अतः यह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की एक अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। मतलब अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, मतलब सेंट्रल लेवल की जो सरकार होती है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें सेंट्रल लेवल की, तो वहां पर भाषा का प्रयोग अलग तरीके से किया जा सकता है, राजभाषा का प्रयोग, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करें। और राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में ऐसा हो सकता है कि शायद वो हिंदी इंग्लिश का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, पर उनकी जो वहाँ की लैंग्वेज है उसमें भी वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से केंद्रीय सरकार उसको अलग तरीके से प्रयोग करती है और राज्य सरकार अलग तरीके से प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे भारत सरकार, मतलब अगर हम केंद्र की बात करें तो मतलब भारत सरकार मतलब केंद्र की सरकार जो है, वहां पर हम हिंदी और अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, मतलब हिंदी लैंग्वेज का भी प्रयोग होता है। मतलब जितने भी ऑफिशियल वर्क है, मतलब जितने भी कामकाज या राजकाज का जो भी कामकाज होता है, उसका जो भी तरीका है उसमें हम हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। पर तमिलनाडु सरकार की बात करूं, मतलब राज्य की बात करूं, तमिलनाडु सरकार की बात करूं तो वहां पे तमिल और
तमिल जो है भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, नेक्स्ट में आएगा ये, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करूँ तो वहाँ पर हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ उर्दू का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत जो है उर्दू लैंग्वेज का प्रभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राजभाषा। कौन सा कर लिया हमने? हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप में कौन कौन से कर लिया हमने? बोली कर लिया हमने, मानक भाषा कर लिया हमने, राजभाषा हमने कर लिया, और अब हम कर रहे हैं राष्ट्रभाषा। और राष्ट्रभाषा के बाद हम क्या करेंगे? संपर्क भाषा करेंगे, और हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में मैंने जितने भी आपने क्विज में जो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने, उनके आंसर्स भी डाले हैं, तो आप लोग वो भी देख लेना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना राइट आंसर। और मैं आप लोगों को क्विज के जो क्वेश्चंस है वो भी लेकर आई हूँ राइट आंसर के साथ। और जो भी विनर होगा, विनर मतलब क्या, मतलब जो फर्स्ट डिवीजन आया होगा, जिसने बहुत कम टाइम पर जो है किया है, उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं अनाउंस करूंगी, क्योंकि वेबसाइट ओपन रहती है तो सभी के सभी जो है आंसर करते रहते हैं, तो हम फाइनल डिसीजन जो है नहीं निकाल सकते। तो जब फाइनल हो जाता है तो हम तभी डिसीजन निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम दे देते हैं हम स्टूडेंट्स को। तो आप लोगों के पास भी टाइम होता है कि आप लोग उतने टाइम तक अपना सारे के सारे क्विज कर लें। ठीक है, तो नाम मैं नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूंगी डेट वाइज, और अभी फिलहाल के लिए जो है मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो भी राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूंगी। अब आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की बात अगर हम करते हैं तो वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र व देश द्वारा समझी व बोली जाती है। तो पूरे देश में जो समझी भी जाए और बोली भी जाए तो वो भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगर हम हिंदी में कहें, हिंदी की बात करें, तो हिंदी पूरे उसमें जो है बोली जाती है, बट ज़्यादातर बोली जाती है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सब जगह हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन ऐसा बोलूँगी कि ज़्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी। तो राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित है। इसको लेकर तो काफ़ी विवाद जो है वो चलता आ रहा है और अभी भी चलता ही है। धर्म को लेकर काफ़ी वो कर लेते हैं, और इसी वजह से वो जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम तो यही चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाए हिंदी को, तभी जो है वो बढ़ पाएगी, वरना वो एक जो है नीचे नीचे गिरती चली जा रही है और अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा या देश में समझी जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। यह पूरे देश की होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह की होगी, पूरे देश की होगी। हिंदी यहाँ पर भी है तो वहाँ पर भी होगी, जहाँ आप लोग हो। इतने सारे स्टूडेंट हो अलग अलग जगह से, कोई केरला से है, कोई कर्नाटका से है, कोई बेंगलुरु से है, कोई जो है चंडीगढ़ से है, कोई पंजाब से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से, अलग अलग जगह से, कोई कश्मीर से है। तो अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स हैं। तो आप सभी जो है पूरे देश में जो भाषा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है इसको? क्योंकि संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो इसको अभी तक प्रावधान नहीं दिया गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो जब तक संवैधानिक दृष्टि से इसको प्रावधान नहीं मिलेगा तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। समझ आ गया? हिंदी भाषा में जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बिल्कुल, हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, क्योंकि सारी जगहों में हिंदी का प्रयोग होता है। मतलब किसी को नहीं भी आती हो तो थोड़ी बहुत हिंदी तो उसे आती ही होती है कि वो समझ सके। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोला राष्ट्रभाषा की बात करी कि राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। उसी तरीके से अगर चाइना की राष्ट्रभाषा देखी जाए तो चाइना की राष्ट्रभाषा क्या है? चीनी भाषा। तो पूरे चाइना में चीनी भाषा जो है बोली जाती है, क्योंकि वहाँ के अलग किसी भी जगह चल जाओगे तो चीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो वहाँ की राष्ट्रभाषा है। जापान की राष्ट्रभाषा, जापान में चले जाओगे तो वहाँ की राष्ट्रभाषा जापानी भाषा है। तो वहाँ के किसी भी इलाके में जाओगे तो वहाँ पे जापानी भाषा जो है आपको आराम से, तो मतलब मान लो अगर आपने कोई लैंग्वेज सीख ली है, मान लो आपने जापानी भाषा सीख ली है,
तो आप जापान में कहीं भी चले जाओगे तो आप आराम से उनके साथ बातचीत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हिंदी जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ऐसा नहीं है। हालांकि हिंदी जो है बहुत सारी जगहों में बोली जाती है, लेकिन अगर कोई हिंदी के अलावा कोई और भाषा समझकर या सीखकर, हिंदी सीखकर आ जाता है हमारे देश में, तो अगर वो किसी ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता या हिंदी उनको नहीं आती बिल्कुल भी, तो वो उसकी भाषा को समझ नहीं पाएंगे, तब उन्हें उन इशारे से बात करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ये चीज। अब हमारा लास्ट टॉपिक है संपर्क भाषा, कि संपर्क भाषा क्या होती है। तो संपर्क भाषा वही होती है जब हमारा संप्रेषण हो पाता है, संपर्क कर पाते हैं, मेरी भाषा आप समझ पाए और आपकी भाषा मैं समझ पाऊं, तो यही संप्रेषण है और यही हमारी संपर्क भाषा है। या अगर मान लो कि कोई भाषा जो आपको नहीं आ रही है, मुझे आती है ना, तो कोई आपके बीच में और मेरे बीच में कोई तो ऐसी कॉमन लैंग्वेज होगी जो हम दोनों को समझ में आती होगी, तो हम उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। मान लो आपको जो है गुजराती भाषा आती है और उसके अलावा या महाराष्ट्र की भाषा आती है, मराठी भाषा आती है, पर मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे हिंदी आती है, पर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही और मुझे मराठी समझ में नहीं आ रही, तो हम दोनों इंग्लिश अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अंग्रेजी आपको भी आती है और मुझे भी आती है, तो हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो भाषा हमारे बीच में संपर्क करवा सके। पहला पॉइंट है ऐसी भाषा जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति के बीच प्रयोग हो, ठीक है। व्यक्ति के बीच में प्रयोग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो है मातृभाषाएं कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा होती है, हमारी जन्मभूमि, हमारे जहां हमने जन्म लिया है वहां की भाषा होती है, तो उन भाषा का प्रयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अन्य नाम अगर हम करें संपर्क भाषा को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो यूजीसी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संपर्क भाषा का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में डाल दिया गया अलग अलग। तो सेतु भाषा भी कहते हैं इसको। अच्छा, सेतु का अर्थ क्या होता है, सेतु का अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको हमेशा किसी भी शब्द, जो भी कठिन शब्द होता है उसका अर्थ बताती हूँ। सेतु का अर्थ क्या होता है, सेतु का अर्थ होता है पुल। पुल क्या करता है, मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये पुल बना हुआ है, तो आपको इसको पुल को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो ये क्या होता है, आपका क्रॉस सेक्शन है, आपको इसको क्रॉस करके ही आप यहाँ पर पहुंच पाओगे। तो ये जो पुल है इसको कहते हैं सेतु। क्या कहते हैं, सेतु। तो उसी तरीके से संपर्क भाषा है कि अगर यहाँ व्यक्ति है और यहाँ व्यक्ति है और इसको इसकी भाषा माननी है और इसको इसकी भाषा माननी है और दोनों को आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं आती, तो हमें एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है जो दोनों को आती हो, ताकि हमारे बीच में संप्रेषण हो सके। समझ आ गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, संपर्क भाषा का दूसरा नाम है सेतु भाषा। वाहन भाषा, ठीक है, वाहन भाषा भी कहते हैं चलते फिरते। व्यापार भाषा, व्यापार की भाषा, ठीक है, ताकि आपस में बात कर सके, संप्रेषण कर सके। अगला पॉइंट है आधुनिक काल में विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मतलब अगर हम आधुनिक काल की बात करें, मतलब आज की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, हिंदी को दी जाती है, नहीं दी जाती, क्योंकि अगर हिंदी को दी जाती प्रेफरेंस तो सभी लोगों को हिंदी आती, पर ऐसा नहीं है। पर अंग्रेजी जो है सबको थोड़ी थोड़ी आती, चाहे टूटी फूटी आती, चाहे जैसी भी आती है, अंग्रेजी सबको थोड़ी बहुत आती है ना। तो अंग्रेजी भाषा जो है अभी ज़्यादा, उसका प्रचलन जो है ज़्यादा चल जा रहा है। अगर आप स्कूल देखोगे, कॉन्वेंट स्कूल्स देखोगे, तो वहाँ पर भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की दृष्टि से देखोगे, तो भी जो है अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा, कंट्री में जाना है तो हिंदी का इस्तेमाल थोड़ी ना करेगा, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगा ज़्यादातर, ताकि उसे वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर दूसरे लोगों से बातचीत कर सके। समझ आया। इसे कई भाषाओं में जो है लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। कई भाषाओं में इसको क्या कहा जाता है, लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है संपर्क भाषा को। अगला पॉइंट, संपर्क भाषा जरूरी नहीं है व्याकरण के नियम से बंधी हो। संपर्क भाषा जरूरी नहीं होती व्याकरण की दृष्टि से बंधी हो। मैंने कहा ना अभी कि मान लो अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजी भाषा आपको टूटी फूटी भी आती है तो चलेगा, तो हम लोग यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से नहीं देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है, कि आपको परफेक्टली आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी बहुत भी अगर अंग्रेजी बोलोगे और उसे समझ में आ रहा है तो वो आपकी संपर्क भाषा कहलाएगी, ठीक है। उसी तरीके से बांग्ला भाषा है कि बांग्ला अगर आपको नहीं आती, आप थोड़ा सा भी बोल दोगे, तुम ये खामो, तुम ये करो, तो उसको अगर समझ में आ रहा है या उसको आपकी भाषा समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आपके बीच में संप्रेषण हो जाएगा। यह 2 या अधिक राज्यों के बीच
या केंद्र और राज्यों के बीच में संपर्क स्थापित करती है। बिल्कुल अलग अलग राज्यों के बीच में संपर्क भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लो संपर्क भाषा में हम अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको किसी स्टेट वाले से जो है आपको बात करनी है और उसे हिंदी भाषा नहीं आती, तो आप कौन सी भाषा का प्रयोग करोगे? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करोगे ताकि उसे समझ में आए। तो केंद्र में भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मोदी को देखा होगा आपने, तो मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है हमारे आदरणीय, वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब भी अपनी स्पीच देते हैं, कोई भी अपना जो है स्पीच देंगे, तो वो हमेशा हिंदी में ही स्पीच देते हैं, है ना। तो कन्वर्टर वाले उनके साथ होते हैं जो उन्हें अंग्रेजी में बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं उनकी, और उनकी लैंग्वेज को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके दूसरों को बताते रहते हैं, लेकिन वो अपनी एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से केंद्र में किसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो अलग है। अगर राज्य की बात करूँ तो राज्य में अलग अलग स्टेट में लोग रह रहे, राजस्थान में रह रहे तो वो उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे तो वो ज़्यादातर मराठी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट के लोग भी अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से संपर्क भाषा के लिए वो किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बस समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए। समझ आ गया? आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, क्लास को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को मुझसे बातचीत करनी है तो आप लोग मुझे फेसबुक आईडी में फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी फेसबुक जो आईडी है वो है राधे ज्योति, RADHEY, राधे JYOTI ज्योति। तो राधे ज्योति मेरी आईडी है, और उसमें जो पिक्चर लगी हुई है वो फिलर फॉर्म की पिक्चर लगी हुई है। तो आप लोगों को इजीली मैं फाइंड आउट हो जाऊंगी, इसलिए मैंने फिलर फॉर्म की पिक्चर लगाई है। वहाँ पर एक ग्रुप होगा, आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पर मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सके, जो भी डाउट है आप लोगों के वो वहाँ पे मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जो भी आपके क्विज में दे रखे थे। तो क्विज में आपको प्रश्न दे रखे थे, एक तो पहले दे रखा था और 5 क्वेश्चन जो आपके क्विज वाले थे वो बाद में दे रखे। तो मैं 6 के 6 यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। पहला है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, इक्वण की जाई मंत्रण तण ऋण धरणी लय कैली करत। तो ये जो पंक्ति दे रखी है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन थे आपके सरहप्पा, कणहप्पा, पुष्पदत्त, गोरखनाथ। तो ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये कणहप्पा की जो है उससे ली गए हैं। तो कणहप्पा ने जो लिखा हुआ है, उनकी जो पंक्तियां हैं वो उठाई गई है यहाँ से और उसको इस तरीके से डाला गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कवि अभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है? तो वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान में रखना है, अभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू कवि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू कवि को। तो जिनका आंसर स्वयंभू कवि है उनका आंसर बिल्कुल सही है, जिनका कणहप्पा है उनका भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल। रीतिकाल की कौन सी कृति छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रीतिकाल के कौन सी कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। किसे? रामचंद्रिका को रीतिकाल के कृति है इनकी, जिसको छंदों का अजायब कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। तो वो क्या है? रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द्विवेदी युग का कौन सा कवि पहला राष्ट्र कवि माना जाता है? राष्ट्र कवि, द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं, द्विवेदी युग में कौन सा कवि राष्ट्र कवि माना जाता है? तो इसका आंसर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को द्विवेदी युग का पहला राष्ट्र कवि माना जाता है, पहला राष्ट्र कवि माना जाता है। ये प्रश्न पिछली बार यूजीसी में भी आया था। अगला प्रश्न है हमारा क्विज का, स्त्री विमर्श नामक निबंध की लेखिका है। स्त्री विमर्श नामक लेखिका की निबंध की लेखिका कौन है? तो देखिए आपको राइटर्स के नाम भी याद करने हैं। मैत्रेय पुष्पा, मैत्रेय पुष्पा। तो आपको साथ साथ राइटर के नाम भी याद करने, जो कि मैंने आपको बोला था कि याद करने हैं। तो मैत्रेय पुष्पा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला कवि कौन है?
जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। अब जिनके प्रश्न ये सही है बिल्कुल भी, वही जो है जीतेगा, और उनका नाम अनाउंस मैं अपने जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करूंगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और पढ़ाई करते रहिए, यूजीसी की तैयारी करते रहिए। कोई डाउट क्वेरी है तो फेसबुक पे बातचीत कर सकते हैं आप लोग मुझसे। ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।